तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है और इसके पाठ नंबर 9 को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है मदन लाल ढींगरा। चलो शुरू करते हैं। ये एक व्यक्ति की कहानी है बेसिकली, जिन्होंने देश के लिए क्या करा था, भारत के लिए आज़ादी के दौरान में, मतलब आज़ादी से भी पहले से की बात है थोड़ी सी, मतलब उसके बारे में जो है हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है देखने को। यहाँ पे मदन लाल ढींगरा की पूरी कहानी जीवनी हमें देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा और वीडियोस भी मिल जाएंगी, मतलब एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट का और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब एक्चुअली ये सीन क्या था, देखो उस टाइम पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के कब्जे में था और अंग्रेजों के अंडर में जो है बहुत सारे लोग, भारत के भी बहुत सारे लोग अमीर हो चुके थे, मतलब जो अंग्रेजों से मिल गए थे यार। तो उन्हीं में से एक ऐसा बंदा था जिनका पूरा परिवार अंग्रेजों के साथ था, लेकिन ये व्यक्ति उनसे अलग होते हुए मदन लाल ढींगरा अपना मतलब अलग ही देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया इन्होंने। चलो जानते हैं इन्होंने क्या किया था। मदनलाल ढींगरा का परिवार संपन्न एवं प्रतिष्ठित था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। खूब कमाना, खूब खर्च करना ढींगरा परिवार का सिद्धांत था, मतलब कमाओ तो उड़ा भी दो भैया पैसा, क्या दिक्कत है। उनका जीवन स्तर नगर के गिने चुने अमीरों से भी बेहतर था, मतलब कह सकते हो तुम बहुत अमीर लोग थे उस टाइम पे, ऊंचे घराने के लोग थे। मदनलाल ढींगरा के पिता साहिब दी तामल ने, देखो ये ध्यान रखना पिता का नाम पूछ लेते हैं कई बार, पिता का नाम माता का नाम ऐसी चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो उनके पिता साहिब साहिब दी तामल ने मेडिकल स्कूल लाहौर से 1867 में सब अष्टी क्या है ये असिस्टेंट, अच्छा असिस्टेंट लिखा हुआ है यार, हिंदी कई बार मतलब अजीब सी लग जाती है ये आधा आधा करके सारा। चलो कोई ना। तो ये सब असिस्टेंट इकट्ठा लिखना चाहिए था ना, प्रोबेबली उन्होंने ये सब अलग लिख दिया, असिस्टेंट अलग, चलो कोई ना। सब असिस्टेंट सर्जन की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। ढींगरा परिवार का मूल स्थान जिला सरगोदा स्थित जो है साहिवाल था, साहिवाल है वो जगह थी जहाँ पे उनका पूरा परिवार रहता था। यह स्थान पश्चिमी पंजाब की सीमा में आता है, मतलब आज भी आता है। 1850 में ढींगरा परिवार साहिवाल छोड़कर अमृतसर आ गए। अब अमृतसर का तो सबने नाम सुना होगा, साहिवाल का सुना हो ना सुना हो। और फिर वहीं बस गए आके, मतलब थोड़े से दिन तो वहां रहे, लेकिन उसके बाद में जब उनका काम धंधा सही चला तो थोड़े टाइम के बाद वो अमृतसर आ चुके थे। अब राय साहब के 7 बेटे थे, देखो कितने सारे बच्चे थे भाई, पहले ऐसा ही था, और एक बेटी थी, मतलब टोटल 8 बच्चे थे उनके। तो इतने सारे बच्चों में चलता रहता है ना। तो मदन लाल ढींगरा राय साहब दितामल के सबसे छोटे से बड़े बेटे थे, यानी कि सबसे छोटा, यानी कि मतलब बेटी का पता नहीं कौन से नंबर पे थी, लेकिन सबसे छोटे नंबर पे यानी कि 8वें नंबर पे जो बेटा था ना, उससे पहले थे ये 7वें नंबर के बच्चे थे। 1887 में अमृतसर में जन्मे मदन लाल ढींगरा बचपन से ही बहुत तेज तरार और परिश्रमी थे। भारत के गिने चुने चंद परिवारों में से एक था यह परिवार, जिसने मदन लाल ढींगरा जैसे महान क्रांतिकारियों को पैदा किया था। मतलब कि देखो यहाँ पे ऐसा कोई आपको कहानी पढ़ोगे ना, मतलब हम पढ़ते चलेंगे तो हमें समझ आएगा कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इसको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो मदन लाल ढींगरा को, और ये जो है क्रांतिकारी बन गया, अपने आप ही बन गया भाई। इसको कोई ऐसी अलग परिवार से कोई ऐसी सहायता नहीं मिली थी उस चीज को लेके। देखो क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि भैया ऐसे ही चलता रहता है ना। तो किताबों में लिखा या कहीं पढ़ने को मिलेगा तो पता लगेगा। अब मदन लाल ने अपनी पहली आर्ट की परीक्षा म्यूनिसिपल कॉलेज अमृतसर से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब और बाद में उन्होंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। अब लाहौर जो है उस समय गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया था, उस समय फेमस भी था, तो वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मदनलाल ढींगरा का ध्यान भारत के अंग्रेज शासकों की क्रूरता की ओर चला गया। उनको पता लगा अंग्रेज कैसे देश के साथ नमक हरामी कर रहे हैं, मतलब देश के थे ही नहीं वो, तो देश का शोषण कर रहे थे बहुत गंदे तरीके से। तो पता लग गया उसको भी, मदनलाल ढींगरा को भी, कि ऐसे ऐसे है, देश को बर्बाद कर रहे हैं अंग्रेज। तो कॉलेज में नए गए उन्हें कुछ ही महीने बीते थे और पिता के कानों में शिकायतें आने लगी कि मदनलाल अंग्रेजों से नफरत करता है और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सिर उठाने वाले क्रांतिकारियों में रुचि ले रहा है। अब ये आप सोचो कि आप एक रुतबे वाले बंदे हो और आपका बेटा ऐसा काम करे जिससे आपका रुतबा खराब हो जाए, तो कोई करने देगा? नहीं करने देगा ना। लेकिन उस टाइम पे ये थोड़ा सा वियर्ड सा था कि अंग्रेजों से इसको ज्यादा ही नफरत हो गई थी, ऐसे
मतलब ऐसा मन कर रहा था मार डालो इन अंग्रेजों को, बस देश से पेल दो कैसे भी करके। सभी क्रांतिकारियों के मन में यही था, और ये भी कहीं ना कहीं उस चीजों से इंप्रेस होते होते वहां उस लाइन में जाने लग गया था। इसे नियति की विडंबना कहेंगे या कुछ और, कि जिस परिवार का एक एक सदस्य अंग्रेजों का वफादार था, उसी परिवार में जन्मा मदन लाल अंग्रेजों को उस नजर से देखने को तैयार नहीं था, उनका वफादार बनने को तैयार नहीं था, उसको अंग्रेजों से नफरत थी, जबकि पूरा परिवार उनका अंग्रेजों का ही वफादार रहा था, जिससे घर के अन्य सदस्य देख रहे थे। अब ढिंगरा परिवार पर अंग्रेजों की विशेष कृपा थी, अंग्रेजों ने बड़ी मेहरबानी दिखा रखी थी, क्योंकि एक तो अमीर थे वो। इस परिवार के आधा दर्जन सदस्य ब्रिटिश हुकूमत में भारी प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे थे, यानी कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे अंग्रेजी हुकूमत की वजह से, और मोटी रकम कमा रहे थे, खाने पीने को। अब शोषण तो वही गरीबों का हो रहा था, शायद उसी चीज से ये इंप्रेस हो गया होगा। केवल एक सदस्य मदन लाल ढिंगरा को पता नहीं क्यों अपने पिता और भाइयों का यह गणित रास नहीं आया, उसको लगा ये तो फुद्दू मानुस है, क्या कर रहे हैं, देश के साथ नमक हरामी कर रखे इन्होंने तो। अब मदन लाल ने अंग्रेजों को और अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो रहे क्रांतिकारियों से हाथ मिला लिया कि भैया चलो मैं भी तुम्हारा समर्थन करूंगा, मैं भी बताऊंगा कैसे करते हैं, और वह उनकी बैठकों में जाने लग गया। अब पिता भैया अब ऐसे अपनी आंखों से अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनको पता था क्रांतिकारियों का हाल वही होना था जो बाकियों का हुआ, यानी कि अंग्रेज उनको मार देते। अब पिता राय साहब दित्तामल को जब ये बात पता लगा कि उनका बेटा मदनलाल बागी क्रांतिकारियों की संगत में पड़ गया, अब तो पक्का हो गया, तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। क्रांतिकारियों से हाथ मिलाने का मतलब था अंग्रेजों की नजरों में गिर जाना, उसके पिता की बेइज्जती होना, पद त्याग मतलब अंग्रेज उसको जो है नौकरियों से निकाल देंगे सारे परिवार को, और बहुत बेइज्जती होनी थी। तो उस चक्कर में जो, और फिर उनके कोप का भाजन बनना, उनका जो प्रकोप आना है उसको भी भोगना तो पड़ेगा उसको। वे जानते थे कि इस देश में अंग्रेजों से पैर नहीं है भाई, ये बैर है। कुछ भी हो मतलब एरर हो जाती है लिखते टाइम, कोई ना, माफ करना। तो अंग्रेजों से जो है बैर करके कोई चैन से नहीं जी सकता, मतलब दुश्मनी करके आराम से अंग्रेज जीने नहीं देंगे। यह रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है, और इस पर जो भी चलेगा वो बर्बाद ही हो जाएगा, और जिस परिवार से वह जुड़ा है वो भी नहीं बच पाएगा। यानी कि उसके पिता को खुद का डर था कि कहीं मैं खुद ही ना उजड़ जाऊं इस अपने नालायक बच्चे की वजह से। राय साहब दित्तामल ने मदन लाल का नाम कॉलेज से कटवा दिया। अब बेटा अब बता तू करके क्या, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, और उसे बड़े भाई के साथ व्यापार में काम में लगा दिया कि चल अब काम धंधा करेगा तो कुछ कर लेगा, ये अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अंग्रेजों की गुलामी कर लेगा। और क्या था, एक दिन उसके बड़े भाई मोहनलाल उन्हें मिले। वे चिकित्सा विज्ञान के मर्मज्ञ थे, यानी कि चिकित्सा विज्ञान में पढ़ रहे थे, थोड़ी नॉलेज थी उनको भी तो, और अपने कार्य में अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। उन्होंने मदन लाल को उदास देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, मतलब कि मेरा भाई दुखी क्यों है, वो चिंता हो गई भाई को। उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा, मदन लाल लगता है तुम व्यापार के काम से खुश नहीं हो, शायद तुम पढ़ना चाहते थे और अब तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारी पढ़ाई क्यों छूट गई, शायद यही कारण होगा। मदन लाल चुप रहे। अब मदन लाल बेचारा बोले क्या, कि मतलब उसकी कांड की वजह से ही हुआ ये सारा कांड, ये नहीं तो छूटता ही क्यों। उनमें हिम्मत नहीं थी कि जो सच्चाई बड़े भाई उनके मुख से सुनना चाहते हैं उसे वे कह सके। लेकिन मोहनलाल ने मदन लाल की चुप्पी का अर्थ समझ लिया कि वो क्या चाहते हैं, और शाम को अकेले में पिता के पास जाकर उन्होंने कहा, पिताजी मुझे लगता है कि मदन लाल व्यापार के काम से खुश नहीं है, और उसे अपनी पूरी पढ़ाई छूट जाने का दुख है। वो पढ़ना चाहता है। जब हमारे परिवार में सभी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो मदन लाल को ही पढ़ाई में क्यों रोका जाए, क्योंकि देखो सारे के सारे व्यक्ति इनके परिवार में अंग्रेजों के बड़े पदों पर नियुक्त थे, तो बेसिकली पढ़ लिख के नियुक्त होना था ना, तो ये पढ़ा नहीं था। अब इसको दुख था उस चीज का भी, और साथ में देश में अंग्रेज लूटपाट मचा रहे उसका दुख अलग था। अब कुछ देर चुप रहने के बाद फिर पिता बोलते हैं उसको, मोहनलाल को मदनलाल के लिए बोलते हैं कुछ, कि शायद तुम ठीक कहते हो बेटा, मैंने उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वा कर उसके साथ अन्याय किया है। शायद मुझे यह लगा था कि वो व्यापार में अपने बड़े भाई का हाथ बटाएगा तो व्यापार की कला सीख जाएगा, मजा आएगा उसको भी। हमारे देश में व्यापारियों की बहुत कमी है, और सारा व्यापार अंग्रेजों के हाथ में है, सारा पैसा तो अंग्रेज कमा रहे हैं, अब हम भी कमा लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन यही यदि तुम्हें यह लगता है कि मदन लाल की इच्छा पढ़ने की है तो मैं उसे पढ़ने से नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात साफ है, साफ साफ बता देता हूं कि मैं उसे इस देश में तो पढ़ने बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो हो गया बागियों का देश, इसमें नहीं पढ़ाएंगे हम। यहाँ के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं,
देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने में अनेक बागी क्रांतिकारी पैदा हो गए हैं। तो उसका डर था कि कहीं ये इंस्पायर हो जाए और ये कांड रच दे वहां पे, तो उस वजह से यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बाहर पढ़वाना हो तो तेरे को। यद्यपि पंजाब में उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं बनी है, फिर भी मुझे डर है कि तुम्हारा छोटा भाई मदन लाल, जिसकी राष्ट्रीयता और न्याय में विशेष रुचि है, कहीं किसी बागी के विचार से प्रेरित होकर शिवम बागी ना बन जाए। ऐसा करो, उसे विलायत भेज दो। अब देश में जो है, देखो देश में रहेगा तो भैया बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो पिता भी सही कह रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से कि हाँ उसे विलायत भेज दो भैया, चलो बाहर निकलेगा देश से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वह वहीं पढ़े और अंग्रेजी समाज में रहकर अंग्रेजों जैसा विचारवान बने। अब वो आज भी है भाई, ये मतलब अंग्रेजों को या अंग्रेजी को देख के हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब ये तो अल्टीमेट लैंग्वेज है ना, जबकि बाकी ऐसा है नहीं। फिर भी पता नहीं क्या स्वैग चला हुआ अंग्रेजी का। मोहनलाल ने पिता की आज्ञा का पालन किया और मदन लाल का दाखिला ब्रिटेन में करवा दिया। अब ब्रिटेन अंग्रेजों का घर था। अब देखो वहां पे जो आता है ना भाई, वो मतलब वो चीज देख के तुमको भी अपने दिल से मतलब एक गुस्सा सा आएगा। तो वही गुस्सा आया था मदन लाल को भी, देखते जाओ बस, बहुत दुख भरी कहानी है ये। अब दाखिला उसका ब्रिटेन में करा दिया। इस प्रकार मदन लाल 19 साल की आयु में 1906 में ब्रिटेन चले गए और वहां के कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई करने लगे। 19 अक्टूबर 1906 को लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है ना, तो वहां के कॉलेज में मदन लाल को इंजीनियरिंग में दाखिला भी मिल गया। चलो बढ़िया भैया, अब तो वो बच्चा काबिल बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सोच रहे हो कि बच्चा काबिल बनेगा, लंदन में चला गया तो क्या हुआ। लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र उन दिनों अपने मनोरंजन के लिए लंदन के शराब घरों और नाच घरों में जाया करते थे, यानी कि शराब खाने और जो है ठेके वेके जिसको हम कहते हैं आमतौर पर अपनी भाषा में, तो वो जो है वहां पे जाते थे। तो मनोरंजन का कुछ तो चाहिए था उसमें, मैं ऐसा तो था नहीं कि फोन पे बैठो गेम खेलो, ऐसे टाइम पास होता नहीं था। तो ऐसे ही तरीके से उस टाइम पे अजीबोगरीब ऐसे सभी केंद्रों पर जाते समय सभी भारतीय छात्रों को थोड़ा झिझकना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज युवा उन्हें अपने बराबर का नहीं मानते थे और वे किसी की भी क्षण उनका अपमान करते थे। मदन लाल को भी ऐसे अपमान का सामना करना पड़ गया। अब चलो दूसरा कर रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब अपने पे आती है तो फिर बैंड बज जाती है। ये एक वॉल रूम में मनोरंजन के लिए गए हुए थे। वहां युवा लड़के लड़कियां नृत्य कर रहे थे। मदन लाल ने किसी अंग्रेज लड़की के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त करी। जब भैया अंग्रेजों वाले लड़के अंग्रेजी लड़कियों के साथ कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी यहीं पे पढ़ रहा हूँ। परंतु उसने मना कर दिया। मदनलाल को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने अंग्रेज लड़कों से पूछ डाला, मतलब लड़कों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब उससे बोला लड़की से, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। फिर लड़कों से पूछा। अब लड़कों ने क्या जवाब दिया देखो, एक्चुअली में अंग्रेज लड़कों से पूछ डाला कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। हम भारतीय यहाँ पढ़ते हैं, आपका साथ चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। आप भी तो हमारी तरह ही युवा हैं। एक अंग्रेज लड़के ने जवाब दे दिया उसको, ना, नो, तुम हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम गुलाम देश के नागरिक हो, यानी कि भारत के गुलाम था ना अंग्रेजों का, तो तुम गुलाम देश के नागरिक हो और हमारी तरह गोरे भी नहीं हो, इसीलिए तुम हमारे साथ डांस नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ आते ही क्यों हो। तुम, क्या तुम्हारे देश में स्कूल नहीं है। तो ऐसी बात भाई सुनी तो दुख तो होगा, मतलब कि सीधा मुंह पे बेइज्जती कर रखी है यहाँ पे। इस उत्तर में मदनलाल के सीने में आग लगा दी कि भैया ऐसे कैसे बोल रहा है, मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, हम ऐसी तैसी करा रहे हैं यहाँ पे। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अंदर बारूद भरकर पलीता लगा दिया हो, मतलब ऐसे उसको फोड़ दिया, एक तरीके से कह लो कि बॉल रूम में हुई घटना ने मदन लाल को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद वे कई दिनों तक बुरी तरह बेचैन रहे कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया, तुम गुलाम देश के, चलो ठीक है गुलाम देश है, हम गुलाम है, लेकिन हम मतलब ऐसे तुच्छ मानते हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, कदर ही नहीं है, हम नौकर समझ रखा हमको तो इन्होंने। फिर उन्हें ध्यान आया कि लंदन में एक संस्था है जिसका निर्माण भारतीय मूल के लोगों ने किया है, भारत के लोगों का ही है वो सारा, और इस संस्था का नाम है इंडिया हाउस। अब यहाँ पे चले गए भैया, ये इंडिया हाउस पर केवल भारतीयों का एकाधिकार है, उसमें गोरों का कोई दखल नहीं है। क्यों ना वे इंडिया हाउस जाए और भारत के लोगों से मिले वहां पे जाके। अगले ही दिन वे इंडिया हाउस जा पहुंचे। अब अंग्रेजों से नफरत हो गई उनको और भी ज्यादा, तो इंडिया हाउस पहुंच गए वो। अब वहां उनकी मुलाकात श्याम जी कृष्ण वर्मा से हो गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे, इन्होंने ही स्थापना करी थी इंडिया हाउस की। ये पूछ सकते हैं कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी थी, तो ध्यान रखना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस लंदन में आरंभ किया गया एक हॉस्टल था जिसमें केवल भारतीय रहते थे और कुछ नहीं था। तुम सोचो भैया पता नहीं क्या चीज होगी, वो सिर्फ एक हॉस्टल था।
भारत वालों का हॉस्टल। तो इंडिया हाउस के माध्यम से मदन लाल ढींगरा की मुलाकात किस किस से हुई देखो, वीर सावरकर, महादेव बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, वी सी वी VBS नैयर, गोविंद अमीन तथा गंडूरंग आदि क्रांतिकारियों से, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी वहां पे थे। अब क्योंकि इनमें से बहुत से छात्र पढ़ाई से कहीं ज्यादा क्रांति को महत्व देते थे, क्योंकि देश में बेइज्जती हो रही थी उनकी, तो और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण उनकी पढ़ाई तक छूट चुकी थी। वो पढ़ने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे वो अंग्रेजों ने ऐसे तंग कर दिया होगा, तो यहाँ पे उस वजह से आ गए होंगे। एक दिन सावरकर ने रात के समय इनके साहस की परीक्षा ली। अब सावरकर ने क्या देखा, देखते हैं। उन्होंने इनसे का मतलब समझ रहे हो ना, मदन लाल की बात हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने इनसे दोनों हाथ जमीन पर रखने को कहा कि जमीन पर हाथ रखो। तो जैसे ही इन्होंने अपने हाथ जमीन पर रखे, उनको सुआ चुबो दिया, जो हाथ को छेद कर पार निकल गया। आप देखो कितना दुख होता होगा उसमें, है ना। और खून की धार बहन चली। मदन लाल को आह तक नहीं की, क्योंकि भाई दुख उसके दिल में जो भरा हुआ, उससे वो सुआ क्या कर लेगा, चूहा बोल रहा हूँ। सावरकर समझ गए थे मदन लाल ढींगरा एक दृढ़ संकल्प वाला साहसी युवक है। ऐसे यही है वो बंदा जो अंग्रेजों को नानी याद दिलाएगा। देखते जाओ क्या हुआ फिर। 1 जुलाई 1909 नेशनल इंडियन एसोसिएशन का इंपीरियल इंस्टीट्यूट में समारोह हुआ था, एक फंक्शन हो रहा था वहां पे। मुख्यतः भारतीय मूल के छात्र, व्यवसायी और अन्य लोग इकट्ठे थे वहां पे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पहुंची हुई थी। सर विलियम कर्जन विली अपनी पत्नी लेडी विली के साथ समारोह में शाम को 10:30 बजे पहुंचे। अब सर विली आज बहुत खुश थे। अब क्यों खुश थे, क्योंकि लंबी अवधि तक राजनीतिक उथल पुथल और प्रशासनिक उतार चढ़ाव से दो चार होने के बाद सर विली अप्रैल के अंत में अपने वतन पहुंचे थे। मतलब कि भारत में ये जो कर्जन था ना, लॉर्ड कर्जन, उसने भारत वालों की क्या ही बेइज्जती करी थी, क्या ही झंड पीटी थी। और उसी से शायद कहीं कुछ पंगा होना है। देखते जाओ बस तुम, पंगा तो होके रहेगा भैया, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। तो वो अब यहाँ अपने देश में आ चुका था। उसको वो तो खुश था भैया, इतने साल हमने वहां पे अंग्रेजों ने, मतलब उसने, लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में आके तंग करा लोगों को, और अब चलो मजा आ गया, अपने देश में आ गए हैं। रात के 11 बजे समारोह के समापन की घोषणा हुई कि 11 बजे ये आयोजन खत्म हो जाएगा। सर लॉर्ड कर्जन विली अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए परिचित चेहरों से विदा लेते हुए जहांगीर हॉल से बाहर निकलने लगे। उसी समय एक अपरिचित भारतीय युवक मदन लाल, ये अपरिचित क्यों था, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन है ये बंदा। अब मदन लाल ने सामने आकर उन पर ठा ठा कर दी, पिस्तौल चला दी भाई उस पे। किस पे? उस अंग्रेज पे, फिरंगी पे। लॉर्ड कर्जन जो था, वो जिसने भारत वालों को बड़ा तंग कर रखा था, सीधा ठोक दिया। और कारण क्या था? बस भारत में क्या तंग करने गया था तू। फलस्वरूप उसी समय लॉर्ड सर कर्जन विली की जीवन लीला हो गई भाई, कल्टी हो लिया, उसकी जिंदगी मर गई, वहीं पे देहांत हो गया उसका, मर गया, टपक गया वो तो। अब मदन लाल पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए। अब ऐसे भैया अफसर को मार दिया, और वो भी इतने बड़े अधिकारी को मार दिया, तो भैया बेइज्जती तो होगी। अब बेइज्जती करने के लिए बेइज्जती वाले को पकड़ेंगे, बंद कर दिया। अदालत में मुकदमा चला। श्री मदन लाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने बयान में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने एक अंग्रेज को मार डाला है। उनका यह एक साधारण सा बदला है। यह काम करने से पहले मैंने सिर्फ अपनी अंतरात्मा की राय ली थी कि मारूं या नहीं मारूं। अब एक्चुअली तो देखो, तुम खुद सोचो। अभी इसका जो पूरा लॉजिक हुआ ना, ये मतलब ऐसे कांड हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या था? वो बच्चा था जिसने इसकी मदन लाल की बेइज्जती कर दी थी कि तुम भारत के हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से, देश से, फालतू फंड में जबरदस्ती टपक जाते हो। तो वो जो बातें थी ना उसकी, वो इतनी कड़वी बातें, उसको मतलब ऐसे बहुत बुरा लगा हुआ था। और उसकी वजह से, तो जब हम तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम हमें पसंद नहीं हो, तो भैया हमारे देश में तुम क्या करने जा रहे हो, निकलो वहां से भी। तो उस वजह से वो वहां से आया और उसको ठा कर दिया गया होगा। अब ये मामला हुआ था पूरा, समझ गए ना। अब साधारण सा बदला है यह काम करने, ये तो हो गया ना। मुझ जैसे गरीब और मूर्ख पुत्र के पास भारत माता को भेंट करने के लिए अपने खून के सिवाय और हो ही क्या सकता है। मैं अपनी बलि दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन देश के लिए अपने प्राण त्याग सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं देश के लिए कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए मैं अपने रक्त की अंजलि भारत माता के चरणों पर चढ़ा रहा हूँ। भारत को इस समय एक ही शिक्षा की आवश्यकता है, जो है मरना सीखना। देश को मरना सीखना होगा, नहीं तो ये अंग्रेज मार देंगे भारत को ऐसे ही। उसे सिखाने का केवल एक ढंग है, हमें खुद मरना होगा,
तभी हम देश को मरना सिखा सकते हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं बार बार भारत माता की गोद में जन्म लूं। ये उनके बातें हैं जो वो बता रहे थे बयान में अपना, मैं भारत माता की गोद में जन्म लूं और उसी के उद्धार के लिए प्राण देता रहूं, आऊं जाऊं। ये तो वैसी फील दे रहा है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे टाइम लूप में फंसा के ऐसे मारे जा रहे थे, वैसी सी फील है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मेरे देश आजाद न हो जाए। 17 अगस्त 1909 को भारत के इस महान सपूत को जेल के अहाते में ही चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया। अब चुपचाप क्यों लटकाया? क्योंकि अगर चुपचाप नहीं लटकाएंगे तो भैया देश वाले बवाल कर देंगे, उधर भी बहुत सारे हैं, तो वहीं जगना हो जाए, तो उस चक्कर में चुपचाप आके निपटा दिया इसको। सावरकर आदि इंडिया हाउस से जुड़े छात्र चाहते थे कि फांसी के बाद ढींगरा का शरीर उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि भैया अंतिम संस्कार तो करना होता है, जिससे वे अपने साथी का हिंदू रीति से दाह संस्कार कर सके। लेकिन उनकी यह बात नहीं मानी गई और अंग्रेजों ने अपने तरीके से उसको उड़ा डाला, जैसे भी उनका मन करा वही किया होगा। मतलब कोशिश करी होगी कि देश वालों में डर जगा सके, वो ऐसा कुछ कोशिश प्रयास किया गया होगा। तो ये थी उनकी जोश भरी कहानी। अब पूरा परिवार क्या चाहता था कि उनके बेटे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन उन्होंने वही किया जिसका उनके पूरे परिवार को डर था, और उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए इस लॉर्ड कर्जन को ठोक दिया, वहीं पे कर्जन विली वाले को ठोक दिया। ठीक है, तो ये था इनकी कहानी, जोश भरी कहानी। और देश की आज़ादी में अंग्रेजों को उन्हीं के घर में जाके ठोका। तो भैया मजा आ गया चलो कहानी पढ़ के। तो आपको कितना मजा आया कमेंट में बताना। वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।